आज हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल की, जिसने महज 18 साल की उम्र में वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट होटल चैन ओयो रूम की नींव रख दी थी। और वो जब 26 साल के हुए तो दुनिया के सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुके थे। एक ऐसा इंसान जो उस उम्र में सब कुछ पा चुका होता है जिस उम्र में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं आगे साइंस लेकर पढ़ाई करना है या कॉमर्स लेकर, जैसे कि बिजनेस सक्सेस, पॉपुलैरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। रितेश कोई बड़ी फैमिली से नहीं आते थे, ना ही कोई पॉपुलर फैमिली से या फिर कोई रिच फैमिली से आते थे। रितेश एक ऐसी फैमिली से आते थे जिनकी उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी दुकान थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने ओयो स्टार्ट की थी तब इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना फ़ोन रिचार्ज करा सके। यहाँ तक कि ये अपना रूम रेंट भी पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें उस घर से निकाल दिया गया था जिस घर में वो रहते थे। और पूरी रात उन्होंने टेरिस पे बिताए थे। यहाँ से लेकर वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनने तक की पूरी कहानी को आज हम शुरू से जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 को, जब उड़ीसा के रायगढ़ जिले में रितेश अग्रवाल का जन्म होता है, जो उड़ीसा का काफ़ी पिछड़ा और नक्सल प्रभावित जिला है। रितेश अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब वो 7-8 क्लास में पढ़ते थे तब उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी, जो कि उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ती थी, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट में गई और घर आकर उसके बारे में सबको बताने लगी। तब रितेश अग्रवाल ने पहली बार एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना। वर्ड उन्हें बहुत कूल लगा। उन्होंने गूगल पर जाके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सर्च किया, बहुत कुछ जाना और डिसाइड किया कि अब उन्हें वही बनना है। जब ये स्कूल जाते थे जहाँ टीचर के पूछने पर बाकी बच्चे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है बोलते थे, वहीं रितेश अग्रवाल एंटरप्रेन्योर बनना है बोलते थे, क्योंकि उन्हें ये वर्ड बहुत कूल लगता था और डिफरेंट लगता था। 10th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोटा चले जाते हैं। ऐसा इनके पेरेंट्स को लगता है कि ये इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा गए हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें उड़ीसा से बाहर निकलना था। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि इन्हें कोटा में जाकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। वास्तव में वो बस उड़ीसा से बाहर निकलना चाहते थे। कोटा में उन्होंने देखा यहाँ सारे बच्चे सुबह से शाम तक बस पढ़ते ही रहते हैं। उन्हें इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। उन्होंने सोचा यहाँ छोड़ो और एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान दो। और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ये एवरी वीकेंड कोटा से दिल्ली जाने लगे और एंटरप्रेन्योरशिप के से रिलेटेड इवेंट अटेंड करने लगे। चूँकि वो बहुत छोटे थे तो उन्हें बहुत सारे इवेंट में फ्री में एंट्री मिल जाती थी। जब वो दिल्ली जाते थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों के घरों में एक एक्स्ट्रा रूम होता है जिसे वो रेंट पर देना चाहते हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट भी दिल्ली आते हैं जिन्हें होटल में रूम नहीं मिलता है। और ये जो घरों में एक्स्ट्रा रूम होते हैं उन्हें टूरिस्ट पता ही नहीं कर पाते कि ये किस घर में रूम खाली है। क्योंकि रितेश को कोडिंग आती ही थी तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक वेबसाइट बनाया और एक अराइवल स्टे नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जो कि काफ़ी हद तक एयरबीएनबी से इंस्पायर्ड था। उधर कोटा में तो इन्होंने पढ़ाई की नहीं थी तो आईआईटी में हुआ नहीं। फाइनली 2011 में इन्होंने 12th पास किया और दिल्ली के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इधर इन्होंने स्टार्टअप तो कर दिया था, लेकिन होटल इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए जो 12th के बाद 3 महीने का समय होता है उसमें खूब ट्रैवल करने लगे। साथ ही रितेश एवरी वीकेंड होटल ओनर और रिजॉर्ट ओनर को ईमेल करते थे कि क्या आप मुझे फ्री में अपने होटल में रहने देंगे, मैं इस सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बहुत सारे होटल ओनर ने इन्हें फ्री में रहने दिया और बहुत सारों ने कुछ डिस्काउंट दिए। इस टाइम पे रितेश देश के लगभग 100 से ज़्यादा जगहों पर जाते हैं और लगभग 200 से ज़्यादा होटल्स में रुकते हैं। इस चक्कर में ये 4 महीने तक कॉलेज भी नहीं जाते हैं और इसके बाद तो ये कॉलेज को भूल ही गए। इस बीच में ये एडमिशन लेने के बाद सिर्फ 2 दिन कॉलेज गए थे। इसी बीच उड़ीसा से इनके पेरेंट्स दिल्ली जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बेटे को तो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन बेटा तो यहाँ कुछ और ही कर रहा है। फिर रितेश किसी तरह अपने पेरेंट्स को समझाते हैं कि देखिए मैं 1 साल अपने स्टार्टअप पर देता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल बाद कॉलेज में दोबारा एडमिशन ले लेंगे। फाइनली घर वाले मान जाते हैं
आगे चलकर ऑरेबल स्टे चलाते हुए इन्हें समझ आया कि डिमांड एंड सप्लाई तो ठीक है, ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस। ऑरेबल स्टे में लोगों को रूम तो मिल जा रहा था, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को ये नहीं दे पा रहे थे। 2013 में वो बहुत सारे होटल ऑनर से मिलते हैं। फाइनली गुड़गांव का एक होटल ऑनर मान गया और उन्होंने उससे पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप ये थी कि रितेश कहते हैं कुछ महीनों के लिए आप मुझे अपना होटल चलाने दो, मैं आपका पूरा होटल चलाऊंगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों 50-50 बांट लेंगे और लॉस हुआ तो पूरा लॉस मैं अपने ऊपर ले लूँगा और चला जाऊँगा। वो होटल ऑनर मान गया क्योंकि पहले से ही उसका होटल नहीं चल रहा था। उसने सोचा चलो जाने दो, अमीर बाप का बेटा है, पैसे उड़ाने आया है, बच्चा है, कुछ दिनों बाद अपने आप ही चला जाएगा, यंग है, कुछ करना चाहता है, एक मौका देके देखते हैं। सारा रिस्क तो वो खुद ही ले रहा है, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जैसे ही रितेश को ये मौका मिला, उन्होंने अच्छे से उस होटल को साफ़ किया, लाइटिंग वाइटिंग सही की और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होटल पे लेके आए और होटल को अच्छे से डेकोरेट किया। जो भी कस्टमर वहाँ आते थे उनसे रितेश खुद इंटरेक्ट करते थे और साथ ही प्रॉब्लम को समझते थे। 2-3 महीने बाद होटल में ज़्यादा कस्टमर आने लगे, होटल की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होने लगी, होटल में 90% ज़्यादा कस्टमर आने लगे। ये देख के आसपास के होटल ऑनर भी ओयो के साथ जुड़ना चाहने लगे। ये देखकर रितेश अग्रवाल को लगा इस बिजनेस आइडिया में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद रितेश होटल इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने लगे तो इन्हें पता चला जो बाकी के फेमस होटल चेन हैं वो लग्जरी पे फोकस करते हैं, जैसे कि ताज, हिल्टन, ओबरॉय, और इन होटल के कस्टमर हाई क्लास के लोग हैं। चूँकि ये इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, इन्हें बस हाई क्लास के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। और जब उन्होंने रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि 90% जो होटल्स होते हैं उनमें 100 से भी कम रूम होता है और वो मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। ये जो होटल्स होते हैं उन्हें कोई बड़ी कंपनी नहीं चलाती, बल्कि छोटे मोटे बिजनेसमैन खुद ही चलाते हैं, जिसकी वजह से इन होटल्स का कोई ब्रांड नहीं होता और ना ही इन्हें होटल्स चलाने का कोई एक्सपीरियंस होता है, तो ये कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। रितेश को यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। इसी बीच उन्हें थेल फेलोशिप मिला, जो कि थेल फेलोशिप पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे, जिनसे इन्हें $1 लाख और दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका मिला और साथ ही 2 साल तक एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ट्रेनिंग भी मिला। जिस टाइम पे इन्हें थेल फेलोशिप मिला उस टाइम पे ये ओयो के अंडर 3 होटल्स चला रहे थे। थेल फेलोशिप अटेंड करने के बाद रितेश बिल्कुल ही नए रूप में थे। उन्होंने बड़ा सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने ओयो के एक्सपेंशन के बारे में सोचा और एक्सपेंड करने के लिए एक बड़ी और अच्छी टीम की ज़रूरत थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो टीम कैसे बनाएं, न ही उनके पास उतने पैसे हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को हायर कर सके। फिर रितेश लिंक्डइन में काफ़ी एक्टिव रहने लगे। फाइनली रितेश को अभिनव सिन्हा मिले, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए थे। रितेश अग्रवाल ने उन्हें अपना बड़ा विजन दिखाया। अभिनव सिन्हा को रितेश के प्लान में दम लगा और रितेश के साथ मिलकर काम करने लगे। दोनों अपना अपना काम डिवाइड करते हैं। जहां अभिनव सिन्हा होटल्स ऑपरेट करने में फोकस कर रहे हैं, वहीं रितेश अग्रवाल ओयो के ब्रांड बिल्डिंग में और सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। इसी बीच इनके साथ अनुज मिलते हैं, जो सप्लाई पे फोकस करते हैं और ये उनकी इनिशियल टीम बनती है। और इस टाइम पे उनके पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही ओयो 50 प्रॉपर्टीज़ तक पहुंच जाती है और इनकी टीम भी 6-7 लोगों की हो गई थी। अब और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए इन्हें और बड़ी टीम की ज़रूरत थी। अब इन 6-7 लोगों ने अपने लाइफ में जो भी 20-30 सबसे बेस्ट लोगों के साथ काम किया था, उन सबको ये ओयो में लाने की कोशिश करने लगे। और इसके बाद जब इनकी 50-60 मेंबर की टीम बन गई तो इन्होंने कहा कि अब इन्हें इन्वेंशन पे फोकस करना चाहिए। और जब ये टेक्नोलॉजी पर फोकस करने लगे तो बहुत फास्ट नए नए प्रॉपर्टीज़, होटल्स इनसे जुड़ते चले गए। बाकी कंपनी जहां एक प्रॉपर्टी जोड़ने में 6 से 7 महीने लगा देती है, वहीं ओयो सिर्फ 3 से 5 दिनों में एक प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड कर लेती है। सब कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड रखा है। परंतु बाद में प्रॉब्लम ये आने लगी कि ओयो को देखकर बहुत सारे नए नए स्टार्टअप इसी प्लान के साथ आने लगे। जो ओयो कर रहा था एग्जैक्टली वही काम, सेम काम करने लगे। रितेश अग्रवाल को समझ आ गया था कि अगर ये मार्केट पे कब्जा करना है तो इन्हें और तेज़ी से एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। एक दिन इन्होंने अपने पूरे टीम को बुलाया और पूछा, आप 1 महीने में दिल्ली में कितने होटल्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं? तो
तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 30 से 35 होटल्स। रितेश बोलते हैं अगले महीने हम 100 होटल्स ऑन बोर्ड करेंगे। एम्प्लॉय शॉक हुए, उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है। बट फिर रितेश ने सबको अपना प्लान बताया तो टीम मेंबर्स को लगा हाँ ये हो सकता है। प्लान ये था कि दिल्ली को 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है। हर पार्ट के लिए अलग अलग टीम बनाई जाएगी। पहले दिन होटल में जाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लो। दूसरे दिन जाओ, सारे चीज़ ऑडिट करो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और तीसरे दिन मिनी ट्रक लेकर जाओ और उस एरिया में जितने भी होटल्स हैं वहाँ वाइट वॉशिंग, लाइटिंग या फिर जो भी बेसिक की चीज़ें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करो। और चौथे दिन होटल्स लाइव हो जाएंगे। फाइनली उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया और उस महीने इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 130 होटल्स ऑन बोर्ड किए और सेम यही काम वो इंडिया भर में करने लगे। और बहुत जल्दी 2016 तक वो 4500 होटल्स ऑन बोर्ड कर चुके थे और 2016 में वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चैन बन चुके थे। इन सब के बाद रितेश रुके नहीं बल्कि ओयो को वर्ल्ड बिगेस्ट होटल चैन बनाने पर फोकस करने लगे। आज ओयो रूम्स वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट होटल चैन है। इसके साथ ही आज ओयो रूम्स इंडिया का 2nd मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है। और रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। हमारे पास हमेशा एक एक्सक्यूज होता है कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। रितेश अग्रवाल एक साधारण फैमिली से आते थे। उनके पास तो रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ अचीव किया और होटल इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। आप तो उनसे बहुत बेटर पोजीशन पे हो, तो फिर आप क्यों नहीं? सोचिए और एक्सक्यूज मत दीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।